इंग्लिश का वर्चस्व इसमें कहां से आ गया, कैसे हुआ? तो देखिए, मैंने इंडियन इंग्लिश को 3 भागों में बांट रखा है, ठीक है ना। पहला इसको बांटा हूं मैं, ठीक है ना, कि वेन मतलब कब, हमारे भारत में इंग्लिश कब आया। दूसरा है कि इसका कार्यकाल क्या रहा है, एज कैसा रहा है। तीसरा है इसके पिता कौन कौन है, इंडियन में इंग्लिश के फादर कौन कौन है। देखिए, जो हमारा इंग्लिश है 1835 में भारत में एंट्री लिया, ठीक है। यह एक लैंग्वेज के रूप में कब से शुरुआत हुआ, तो ये फारसी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था, इसको कर दिया गया था। इसके पीछे रीजन था लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। लॉर्ड मैकॉले 1834 में भारत आया, ठीक है। और ये क्या था, तो भारत के गवर्नर जनरल के परिषद का सदस्य था, इसको बनाया गया था। और लॉर्ड मैकॉले 1834 में जब आया तो उसने एक सलाह दिया था, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को, क्या कि भैया ये फारसी को ना इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब फारसी को ना इंग्लिश बना दिया जाए, यहाँ पे भाषा के रूप में इसको ले लिया जाए। तो भारत के गवर्नर जनरल ने, ठीक ना, क्या किया था, भारतीय शिक्षा अधिनियम 1835 लागू कर दिया गया था। क्यों किया गया था, कहिए सर, लॉर्ड मैकॉले कौन था? तो लॉर्ड मैकॉले भारत 1834 में जब आया था, तो 1834 में आने के बाद में इसने सबसे पहले ना तो भारत के गवर्नर जनरल के परिषद सदस्य बना। फिर बाद में ना वह शिक्षा विभाग में अध्यक्ष के रूप में आया। तो उसने भारत के गवर्नर जनरल को सलाह दिया था कि इस फारसी को इंग्लिश में चेंज किया जाए, यहाँ पे इंग्लिश की नींव रखा जाए। तब से क्या किया गया, तो भारतीय गवर्नर जनरल ने भारतीय शिक्षा अधिनियम 1835 लागू किया और तब से फारसी के रूप में क्या किया गया, यहाँ पे इंग्लिश के रूप में महत्व दे दिया गया, ठीक है। तब से हमारे भारत में, ठीक ना, इंग्लिश लैंग्वेज शुरू कर दी गई, मतलब पूरी तरह से भारतीय शिक्षा अधिनियम 1835 लागू हुआ। तब से हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में इंडियन इंग्लिश की शुरुआत कब से हुई, तो 1835 में हुई। याद रखिएगा 1835 यहाँ पे दिया हुआ, इसीलिए फर्स्ट में, ताकि आप याद रखिए। ये हमारा रहा कि भारत में, ठीक ना, इंडियन इंग्लिश कैसे एंट्री मारी, इसकी शुरुआत कैसे, कौन लाया, कैसे हुआ, ये रखा क्यों गया, इसका न्यू किसमें चेंजिंग किया गया, ये आपकी बेसिक जानकारी था। अब आगे देखते हैं हमारा एज, इंडियन इंग्लिश का एज क्या रहा है। देखिए, हमने बात की 1835 में ये लागू कर दिया गया पूरी तरह से। तो 1835 में लागू किया गया, तो 1835 से लेकर 1850 तक एक कार्यकाल रहा है। उस कार्यकाल में बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में ना इंग्लिश की नींव रख दी गई, बहुत सारे इंग्लिश में यूनिवर्सिटी खोला गया, उसमें इंग्लिश की स्टडी शुरू की गई। फिर उसके बाद में जो उसका बढ़ोतरी हुआ, कह नहीं सकते, वो हद ही पार कर चुका था। देखिए, धीरे धीरे फिर क्या हुआ, 1850 से लेकर के 1947 तक, ठीक है, इसका एक ऐसा कार्यकाल रहा कि जिसको इंग्लिश को चाह के भी खत्म नहीं कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये आपकी कमजोरी बन चुकी है आज के दौर में। तो 1850 से 1947 में जब अंग्रेज यहाँ पे एंट्री मारे, जब रह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, सिविल सर्विस शुरुआत की थी। और जब सिविल सर्विस की शुरुआत की, तो उसमें उन्होंने एक दिमाग लगाया, एक नीति लगाया कि इनको किस तरह से इंग्लिश में शिक्षा दी जाए, ठीक ना। तो जब सिविल सर्विस शुरुआत किया गया, तो जितने भी इंडियन थे, जितने भारतीय थे, उनको कहा गया कि आप सिविल सर्विस में काम करने के लिए आइए, ठीक है। जब उनको काम करने के लिए बुलाया गया, तो उनके साथ में काम करने वाले कौन थे, सभी के सभी अंग्रेज थे। तो उनको सबसे पहले क्या किया गया, शिक्षा दिया गया, इंडियन को इंग्लिश की शिक्षा दी गई कि भैया आपको इस फील्ड में आना है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। तो उनको शिक्षा दिया गया। और जब तक शिक्षा दिया गया, तो मैं बता रहा हूं कि भैया एक समय होता 1850 से लेकर 1947 तक एक लंबी कार्यकाल रहा। इसमें जितने भारतीय इसमें जाने के लिए इंग्लिश शिक्षा देते रहे, तब तक इंग्लिश एक बहुत बड़ा अपना, ठीक ना, अहम भूमिका भारत में बना चुका था। तो जब 1947 में जब भारत को आजादी मिली, 1947 जब भारत आजाद हुआ, तब तक इंग्लिश अपना वर्चस्व बना चुका था, ठीक है। वह एक अच्छा इंग्लिश के रूप में यहाँ मौजूद हो चुका था और एक ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे मौजूद हो चुका था। अब चाह करके भी 1947 के बाद इसको हटा नहीं पाएंगे, ठीक है ना, मतलब हटेगा भी नहीं है, चाहेंगे तो भी नहीं हट पाएगा। एक अपना 1947 तक अपना वर्चस्व बना चुके थे, क्योंकि ये अंग्रेज की ना एक नीति थी, षड्यंत्र था, इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अपना वर्चस्व जमाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ दिया भी इंग्लिश में हमें, ठीक है ना, क्योंकि वो यहाँ पे रहे हैं, कुछ काम भी किए, बहुत कुछ दिए भी, इसलिए हमारा इंग्लिश क्या हुआ, हमारे भारत में एंट्री लिया इस तरह से, और ये कंटिन्यू हमारे भारत में बना है और बना भी रहेगा सदियों तक, क्योंकि आप ये चाह के भी हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते हैं? कुछ लोग इंग्लिश का विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, हिंदी मातृभाषा, हमारी हिंदी में पढ़ना चाहिए। जब हिंदी में पढ़ना चाहिए तो आप अपने बेटों को, ठीक ना, मेडिकल में, नीट में, जेई में क्यों भेजते हैं पढ़ने के लिए? नहीं करना चाहिए आपको। हिंदी मीडियम पढ़ाइए, गवर्नमेंट पढ़ाइए उन बच्चों को। आप देखिए, हम कहते हैं इसके पिता कौन है, ठीक है। देखिए, इंडियन इंग्लिश के पिता कौन है? अब तो हम जानते हैं जेफरी चौसर इंग्लिश के पिता कहे जाते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर के पिता लिंडले मरे कहे जाते हैं, ठीक, इस तरह से तमाम होते हैं, ठीक है। प्रोज, जिसे हमने बताया कि प्रोज के अलग होते हैं, पोइट्री के अलग होते हैं, ठीक है, ग्रामर के अलग होते हैं, इसका नोबेल के ग्रामर के अलग होते हैं। उसी तरह हमारे इंडिया में भी कुछ इंग्लिश के फादर हैं,
जिन्होंने ये बहुत बड़ा योगदान किया है हमारे भारत में, उनकी नींव रखी, उनकी शुरुआत की। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले, ठीक है ना, जो हमारे फादर है, तो देखिए इंग्लिश के, इंडियन इंग्लिश के पिता कौन कहते हैं? इंडियन इंग्लिश के जो पिता है उनको लॉर्ड मैकाले कहा जाता है। इंडियन इंग्लिश के पिता, हु इज द फादर ऑफ द इंडियन इंग्लिश? तो आप कह सकते हैं लॉर्ड मैकाले इज द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश। तो लॉर्ड मैकाले को, ठीक ना, इंडियन इंग्लिश के पिता कहे जाते हैं। अब देखिए, अब कहिएगा सर प्रोज के फादर कौन है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। इंडियन प्रोज के फादर कौन है? तो याद रखिएगा मुल्क राज आनंद। फिर उसी तरह आपका देखिए इंडियन पोएट्री के फादर कौन है, जो अहम भूमिका निभाया? उनका नाम था निसीम इजकील। निसीम इजकील पोएट्री के फादर कहते हैं, इंडियन पोएट्री के पिता कहे जाते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। नोबेल और ड्रामा में ना बहुत सारे राइटर्स थे जिनका बहुत योगदान था, और बहुत सारे राइटर थे, उनका नाम था उनमें से अरुंधति रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर और एटसेट्रा, बहुत सारे लोग थे इसमें, ठीक है। अब देखिए 1794 में, ठीक है, भारत में एक पुस्तक छपी थी, ठीक है, जो पहली पुस्तक कही जाती है। हालांकि 1564 में भी एक पुस्तक छपी थी गोवा के आसपास में, लेकिन उतना उसको नहीं देखा जाता है। तो हम जो फेमस सबसे अधिक है वो क्या, 1794 में एक पहली पुस्तक छपी थी जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ द दीन महलोट, ठीक ना। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो